दो तरीके की चीजें हैं। एक तो सपोज करिए ये मेटल है और एक इसी तरीके की हमारे पास क्या है, नॉन में जो अट्रैक्शन फोर्स हो जाती है वो कम हो जाती है। तो ये लगभग कभी इस सेल से बाहर निकल जाता है, कभी अंदर आ जाता है, इस तरीके का इसके अंदर चलती है घटना, तो वो इधर को जाएंगे जबकि इलेक्ट्रॉन इधर को जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मीनिंग तो 10 की पावर -6 माइक्रो एम्पियर, ये क्या है, स्मॉल यूनिट है, ये होता है बस। पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी लेसन है और आज हम इस लेसन में रिवीजन में हैं। पहले ही आपको 1 या 2 बार पहले भी कराया जा चुका है, लेकिन आज हम इसके रिवीजन में कोशिश करेंगे थोड़ा सा फास्ट करें, लेकिन ये भी कोशिश करेंगे कि सारे के सारे जो टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन्हें हम यहाँ पर क्लियर करें। तो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से बैठेंगे और सुनेंगे कि चीज़ें क्या कैसे कैसे हैं। क्लियर? तो सबसे पहले लेसन, जैसा आप जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, बहुत सारी फॉर्म है एनर्जी की, आप इंट्रोड्यूस हैं पहले ही, बहुत सारी साउंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, बहुत सारी एनर्जी की फॉर्म है, उनमें से एक इलेक्ट्रिसिटी भी है। और एक्चुअल में है क्या ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आपको पता होगा कि हमारे पास दो तरीके की चीज़ें हैं। एक तो सपोज करिए ये मेटल है और एक इसी तरीके की हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है या इंसुलेटर है। आप जानते हैं कि ये मेटल क्या है, ये एक गुड कंडक्टर है, जबकि नॉन मेटल जो है वो क्या है, ये इंसुलेटर है मोस्टली। तो मेटल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों होती है? अभी मैंने बताया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो होंगे तो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो का मतलब है चार्ज फ्लो होगा। भाई इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है ना, ऐसे प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। तो इसमें ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का फ्लो होगा और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो होगी। हम देखेंगे कि कैसे कैसे होती है। तो ये इसका मतलब है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर? सबसे पहले चार्ज की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे आया था। अब जब हम इस कंडक्टर में, जब तक कोई कंडक्टर ये नहीं है, जब तक इसे आप बैटरी से ना जोड़ो, समझते हैं ना। अब हमने देखो, अगर चार्ज की बात, अब पहले मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करते हैं, दो तरीके की इलेक्ट्रिसिटी हैं, एक तो स्टैटिक और एक काइनेटिक। स्टैटिक का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी इन रेस्ट। जैसे आपने अगर कोई आपके पास प्लास्टिक का कोई कोम्ब है, कंघा, और आप इसे अपने सिर पे रगड़ते हैं और छोटे छोटे जो पेपर के पार्टिकल्स हैं, पीसेस हैं, वो उन्हें अट्रैक्ट कर लेता है। तो यह क्या है, चार्ज तो है लेकिन रेस्ट में है। इसके बारे में अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। अब है काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी इन मोशन। ठीक है, मोशन वाली को पढ़ेंगे हम यहाँ पे, चलने वाली को। अब जैसे कि मैं बता रहा था चार्जेस के बारे में, इसमें चार्ज या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन तब पास होंगे जब आप इसे बैटरी से जोड़ोगे। सपोज करो हमने इसे एक बैटरी से यहाँ पे इसे हमने जोड़ दिया। इनमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल्स में कैसे होता है भाई? मेटल्स का जो साइज है, अभी आपने थोड़े दिन पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ी। मेटल पीरियोडिक टेबल में कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में, और नॉन मेटल होते हैं राइट साइड में। और जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज घटता है। समझ में आई बात? तो जो मेटल है ये लेफ्ट में है, तो इसका एटम, सपोज करो हम सोडियम की ही बात करते हैं, पहले सेल में कितने हैं? 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है और वो काफ़ी दूर है, किससे? न्यूक्लियस से।
क्योंकि न्यूक्लियस उसे बांधे रखता है एक फोर्स के द्वारा, अट्रैक्शन फोर्स है वो, तो उसके द्वारा बंधे रहता है। लेकिन ये काफ़ी दूर हो गया, तो इसीलिए इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स हो जाती है वो कम हो जाती है। तो ये लगभग कभी इस सेल से बाहर निकल जाता है, कभी अंदर आ जाता है, इस तरीके का इसके अंदर चलती है घटना। तो ये फ्री है एक तरीके से। फ्री का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर सकता है, अपनी इस लास्ट सेल से इधर उधर निकल सकता है। तो मेटल में ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। सपोज करो एक एटम है मेटल का, मेटल तो बहुत सारे एटम से बनती है, एक एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है या दो बनते हैं, एक बन गया सपोज करो, तो मेटल में ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। क्लियर? जबकि नॉन मेटल में क्या है, इसी अगर थर्ड पीरियड की, क्योंकि इसमें पीरियोडिक टेबल का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, अगर थर्ड पीरियड के ही नॉन मेटल में आप जाओगे, वो है क्लोरीन, पहले में 2 हैं, दूसरे में 8 है, इसके 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे में कितने हैं, 7 है। इस तरीके से है। तो इसका अगर देखेंगे, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है और ऐसे सेल जो है सेम है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है 7 प्रोटॉन है, या कुल मिलाकर के 17 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 11 ही हैं, 11 ही प्रोटॉन है, तो वो इसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और क्लोरीन का साइज इसके कंपेयर में कम हो जाता है। तो जब नज़दीक आ जाती है सेल और उसका इलेक्ट्रॉन नज़दीक आ जाता है, तो वो उसे मजबूती से बांध लेता है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संभावना जो है वो 0 हो जाती है। जबकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी पूरी है, क्योंकि उनका साइज बड़ा है, उनका साइज बड़ा है, ये ध्यान रखना आपको। तो फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें मूव हो रहे। अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। आपको ये भी पता है नहीं? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इस मेटल में ये देखो प्लस है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है बच्चों, माइनस का चार्ज है इसमें, और ये प्लस है, यहाँ पे प्लस पॉइंट है ये यहाँ, तो ये अपनी ओर ये खींच लेगा। जबकि ये क्या है, ये माइनस है यहाँ पे, है ना, और इलेक्ट्रॉन पे भी माइनस है, इस पे इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, तो माइनस माइनस को रेपेल करेगा, तो यहाँ से एक फोर्स लगेगी, ये इधर को धकेलेगा और ये खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर को पास होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का पास हो जाता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें एक तरीके से पास हो गई। तो ये क्या है, चार्ज मैं बता रहा था आपको, चार्ज पार्टिकल 2 तरीके के, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, यानी कि चार्ज 2 तरीके का होगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यू नो द इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी प्रोटॉन्स, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो चार्ज का फ्लो हो रहा, किसका, नेगेटिव चार्ज का फ्लो हो रहा। अगर प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन भाई नेगेटिव की तरफ को जाएंगे, अगर इसी मेटल में प्रोटॉन की बात करेंगे तो वो इधर को जाएंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन इधर को जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मीनिंग ये है, चार्ज हमारा 2 तरीके का हो गया और इन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो होती है। सबसे पहले अब हम इससे चार्ज के बारे में हमें पता चल गया, और चार्ज जो है इसकी यूनिट क्या है भाई, चार्ज की क्या है, कूलम। चार्ज की जो यूनिट है वो कूलम है। अगर 1 कूलम को आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना कि 1 कूलम सर क्या है, ये 1 कूलम चार्ज, अगर हम इसकी ये बात करते हैं, अगर 1 सेकंड में 1 एम्पियर की करंट पास होती है, तो जो टोटल चार्ज भी पास होगा वो एक तरीके से 1 कूलम भी होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, अभी हमने बताया द रेट ऑफ ये इलेक्ट्रिक करंट है, क्या है भाई, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब हम देख रहे थे कि चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो वो कितने समय में कितना हो रहा है, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी में और इलेक्ट्रिक करंट में थोड़ा सा ही अंतर है।
फ्लो तो वहाँ भी हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का मतलब चार्ज का, लेकिन इसमें रेट ध्यान रखना, उसमें कोई रेट से कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी में रेट से कोई मतलब नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन पास हो रहा, कितने टाइम में कितना हो रहा डजेंट मैटर, लेकिन इसमें मैटर करता है कि कितने टाइम में कितना हो रहा, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि करंट ही तो बन रही है, एक करंट ही तो बन रही। अरे नहीं बताओ कि ये जो है, और ये करंट तब तक नहीं बन सकती इस मेटल में जब तक ये ना हो, तो ये करंट बन गई, तो ये इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट अगर आई है, क्यों है, ठीक है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये इलेक्ट्रिक करंट है, ये चार्ज है और ये टाइम है। अगर सपोज करिए हमें कह दिया कि 100 कूलम चार्ज पास होता है 10 सेकंड में, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया, तो 10 एम्पियर, एम्पियर क्या है, यूनिट है, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर। अगर हमसे पूछा कि 1 एम्पियर को डिफाइन करिए भाई, 1 एम्पियर क्यू की वैल्यू अगर 1 कूलम हो जाए और टाइम की वैल्यू 1 सेकंड हो जाए, कहने का मतलब अगर 1 सेकंड में 1 कूलम का चार्ज यहाँ पे पास हो जाता है तो उसकी जो करंट होगी 1 एम्पियर होगी। क्लियर? 1 सेकंड में अगर 1 कूलम का चार्ज पास हो जाता है 1 सेकंड में, तो इसे बोलते हैं हम 1 एम्पियर करंट। अब अगर हम 1 एम्पियर में मिली एम्पियर की बात करें, 1 एम्पियर में मिली एम्पियर 10 की पावर 3 मिली एम्पियर, और अगर हम 1 एम्पियर में माइक्रो एम्पियर की बात करेंगे भाई, माइक्रो, तो 10 की पावर -6 माइक्रो एम्पियर। ये क्या है, स्मॉल यूनिट है, ये इलेक्ट्रिक करंट की स्मॉल यूनिट है। ये भी बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक करंट में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये भी आपको पता होगा कि सेम चार्जेस क्या करते हैं, सेम अगर चार्जेस हैं यानी कि प्लस प्लस हैं एक सामने, तो ये क्या करेंगे, रेपल्सन करेंगे, और अगर अपोजिट चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये भी क्लियर है? चार्जेस 2 तरीके के होते हैं, ये भी क्लियर है। अब एक बात और सुनिए, Q इक्वल टू आई टी एक फॉर्मूला हमने देखा, एक हमने I इक्वल टू क्यू अपॉन टी देखा। एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन ई। Q क्या है, चार्ज है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें पास हो रहे। अभी हमने देखा 1 2 3 4 5 6 जो भी हो रहे हैं, इनकी संख्या है कुछ, तो E एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है एक तरीके का, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो है। और अब हमारे से पूछा, क्योंकि एक एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट बात है कि क्या है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which pass through 1 कूलम चार्ज, है ना। 1 कूलम चार्ज में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, है ना। अब हमने देखा हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एन ई। क्यू की वैल्यू कितनी है भाई, 1। एन की वैल्यू हमें निकालना है, और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है -1.6 इंटू 10 की पावर 9 ये है। अगर प्रोटॉन का चार्ज की बात करेंगे ये प्लस हो सकता है, यानी कि अगर चार्ज बात करें इलेक्ट्रॉन पे तो होता है -1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, और अगर प्रोटॉन के चार्ज की बात करें ये प्लस हो जाता है बस, और इसमें ज़्यादा अंतर कुछ होता नहीं है। अब हमें निकालना है n, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा भाई Q अपॉन ई। Q की वैल्यू अभी हमने देखा कितनी है, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर, इसे करेंगे तो लगभग 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स उसमें पास होंगे। अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा 6. ठीक है, सोल्व करके देख लेना, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से पास होंगे। ये चीज़ क्लियर है? ये इम्पोर्टेंट है, और इससे हम बचकर जा नहीं सकते कहीं।
हाँ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे पहले कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे पता चलेगा। जिधर को इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, अगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, जिधर को इलेक्ट्रॉन पास होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट पास होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अभी मैंने दिखाए थे आपको, अगर इधर को पास हो रहे हैं वो तो पॉजिटिव, जिधर भी इलेक्ट्रोड होगा बैटरी का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वो उधर को जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, फ्लो करेगी। ये ध्यान रखने वाली बात है बस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या, इसके लिए एक बात करेंगे भाई पहले हम, क्या है वो, दो वेसल है कोई, है ना, और ये हमने यहाँ से नीचे इस तरीके से इन बॉटम की तरफ से इन्हें हमने जोड़ दिया और इनमें हमने सेम पानी भर दिया, यहाँ पे पानी भर दिया हमने सेम। तो क्या पानी एक वेसल से दूसरे वेसल में जाएगा? नहीं जा पाएगा, क्योंकि सेम लेवल है उनका। अगर हमने क्या करा, इसका जो लेवल है वो हमने हाई कर दिया और इसका लेवल थोड़ा सा कम कर दिया, तो अब हाई वाले से जो वाटर का जो फ्लो होगा वो हाई वाले से, जिसमें कम है, लो लेवल है जिसका, वो पानी उसमें जाएगा। और कब तक जाएगा? जब तक कि इक्वल हो। जो पोटेंशियल डिफरेंस है, देखो पोटेंशियल तो आपको पता है, पोटेंशियल का मतलब एक तरीके से ताकत है, बैटरी के अंदर कितनी ताकत है, ये पोटेंशियल है उसका। लेकिन अब आप बारी आई है पोटेंशियल डिफरेंस की, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ये पोटेंशियल में जो अंतर होता है उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और ये बैटरी के अंदर होता है भाई, है ना। क्या होगा, अभी मैंने बताया, ये एक हमारे पास कोई मेटल है, हमने अभी देखा कि मेटल में क्या कंडीशन है, और हमने इसे एक बैटरी से जोड़ दिया। अब ध्यान रहे इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर कैसे है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। इलेक्ट्रॉन अभी हमने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर रहे या नहीं, इधर को, प्लस के इलेक्ट्रोड की तरफ को, तो सारे के सारे इधर से ये धकेल रहा है इसे, तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम रह जाते हैं, है ना। तो क्या हो गया, एक तरीके से इनमें अंतर क्रिएट हो गया। इस कोने पे क्या है, जीरो है एक तरीके का, और यहाँ मैक्सिमम है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हो जाता है एक तरीके से, ये इसकी वजह से है। प्लस इसीलिए है वो, क्योंकि सारा का सारा जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन आके यहाँ प्लस पे आके इकट्ठा हो जाते हैं और यहाँ पे माइनस में, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो हो जाता है इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाता है। तो ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब जब ये इलेक्ट्रॉन नॉर्मली तो यहाँ पे है, अब इलेक्ट्रॉन को जब ये इधर को खींचेगा तो कुछ काम भी करना पड़ेगा। वो इलेक्ट्रॉन का हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम ज़्यादा नहीं ले रहे, 1 कूलम चार्ज ले रहे। 1 कूलम चार्ज को कहाँ से, एक पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जो काम किया जाता है ना, द वर्क डन टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो काम किया, कितने चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को, बस केवल 1 कूलम का चार्ज है और उसे एक जगह से दूसरी जगह तक लाना है। तो जो भी काम तो करना पड़ेगा निश्चित ही, अगर हमें एक चीज़ को यहाँ से ले जाना है तो काम तो करना पड़ेगा। तो यहाँ काम कौन कर रहा है, ये कर रही बैटरी, ये इलेक्ट्रॉन नहीं कर रहे काम, इलेक्ट्रॉन से तो कराया जा रहा काम, कौन कर रहा, बैटरी कर रही। अगर ये बैटरी हमने इससे हटा दी, काम होने का ही नहीं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस तो है इसमें लेकिन काम नहीं कर रहा वो। तो पोटेंशियल डिफरेंस अभी जो हमने बताया ये है W/Q, द वर्क डन टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस वही है
वर्क डन ये है और ये है। अब W यूनिट की अगर बात करते हैं, W की यूनिट जूल है भाई, और Q की यूनिट क्या है, कूलम है। जूल पर कूलम, इसका दूसरा नाम हम रख देते हैं वोल्ट। ये वोल्ट है। यहाँ वोल्ट ज़्यादा है, यहाँ कम है, ठीक है। यहाँ सबसे ज़्यादा है प्लस वाले पे, यहाँ सबसे कम है इसके जो वोल्टेज है, और वो किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन वगैरह की वजह से ही है। तो ये है भाई, काम करना पड़ेगा, और वो ये है हमारे पास V = W/Q। यूनिट हो गई वोल्ट। अगर 1 वोल्ट को डिफाइन करना चाहेंगे तो 1 जूल वर्क 1 कूलम। अगर 1 कूलम चार्ज को हमें पास करना है उस पूरे के पूरे कंडक्टर में, बैटरी के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाना है, बैटरी के इस पॉइंट से लाना है और इस पॉइंट तक लाना है, तो जितना भी अगर काम करा जा रहा है 1 जूल, कितने चार्ज को लाने के लिए, 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज को लेके आना है पूरा का पूरा वहाँ तक ट्रैवल करके, और अगर काम पूरा का पूरा हुआ है 1 जूल, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं 1 वोल्ट। ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो ठीक है। छोटा मोटा अगर न्यूमेरिकल आ जाएगा इसमें तो आप कर सकते हैं। सपोज करिए लिखा हुआ है 60 कूलम चार्ज पासेज, है ना, इन 5 मिनट थ्रू अ कंडक्टर। ये तो उसका हो गया मेरे ख्याल से, करंट का है एग्जाम्पल। दूसरा देखेंगे कोई। टू मूव 5 कूलम चार्ज, है ना, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम पॉइंट 1 to सेकेंड, है ना। कितना है भाई वर्क, द वर्क तो क्या करना आपको, पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको पता चल गया क्यू की वैल्यू क्या है, 5 कूलम, और वर्क 17 जूल। हमें क्या निकालना है, V निकालना है। तो V = W/Q। W की वैल्यू 17/5, 3.4 वोल्ट, ये आ जाएगा 3.4 वोल्ट। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं, अगर छोटा सा न्यूमेरिकल है। अभी हमने क्या क्या देख लिया भाई, सबसे पहले हमने देखे एक फॉर्मूला Q = IT एंड I = Q/T, दोनों एक ही फॉर्मूला है, और Q = NE, और एक हमने देखा V = W/Q या W = VQ। ये फॉर्मूलाज अभी हमने यहाँ पे ऑब्टेन करे, ठीक है। अब बारी आती है इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, एक क्लोज पाथ है, किसका, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द क्लोज पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, क्लोज कह दो, कॉन्टिन्यूस कह दो, अ कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेन अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होना चाहिए, अ वायर, एक वायर होना चाहिए, एंड एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, इलेक्ट्रिक डिवाइस होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल है पहला, उसका आपको सिंबल पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक सेल का ये बनाया हमने। अगर 2-3 सेल इस तरीके से एक साथ जुड़ जाती हैं, इस तरीके से प्लस और माइनस, इसे बोलते हैं बच्चों बैटरी। बैटरी ये सेल है, अकेला अगर आपको इस तरीके का सिंबल चमकेगा, ये सेल का है और ये बैटरी का है। प्लग की या ओपन स्विच, इसे प्लग की कहते हैं, ओपन स्विच कहते हैं। अगर इसमें ये वाला निशान लग जाए तो ये क्लोज स्विच है,
ठीक है। क्लोज का मतलब समझ लेना, क्लोज का मतलब बंद नहीं है, बंद का मतलब है यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, और ओपन का मतलब है करंट फ्लो नहीं हो रही है। कभी आप सोचें ओपन का मतलब ऑन सोचे ना, ओपन का मतलब ऑन नहीं है। अगर इस तरीके का निशान है और यहाँ पे ऐसे दिखा रखा, इस तरीके के निशान के ऊपर दिखा रखा, या ना इस तरीके से दिखा रखा है ऐसे, यह है क्रॉस वायर। अगर एक वायर के ऊपर को दूसरा वायर क्रॉस कर रखा, ये क्रॉस वायर का है। इलेक्ट्रिक बल्ब का तो आप सीधे सीधे जानते ही हैं, इस तरीके से दिखा देंगे कुछ, ये इलेक्ट्रिक बल्ब का है। एक आप ये भी जानते होंगे, इस तरीके से दिखा रखा प्लस और माइनस ए, ये एमीटर है। अगर इस तरीके से दिखा रखा भाई वी, ये वोल्ट मीटर है, ठीक है, ये डिवाइस है। रेसिस्टेंस को अगर आपको दिखाना भाई, अगर कोई भी अप्लायंस वहाँ पर इलेक्ट्रिक अप्लायंस आपने लगा दिया तो इस तरीके से रेसिस्टेंस को दिखा देंगे। एक क्या है, वेरिएबल रेसिस्टेंस है। इस रेसिस्टेंस के ऊपर अगर इस तरीके का निशान एरो का लगा हुआ है तो ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है, ठीक है भाई। समझ में आई बात। अब जो ये वोल्ट मीटर और एमीटर की हम बात करें, एक तो V है और एक A है। एमीटर करंट को नापने वाला एक डिवाइस है हमारे पास, ये करंट को नापता है, पूरे के पूरे सर्किट में कितनी करंट पास होती है वो ये बताता है। और एमीटर हमेशा सीरीज़ में लगाया जाता है, सीरीज़ की कहानी अभी हम बता देंगे। अगर एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, इस तरीके से दो तीन रेजिस्टेंस आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि सपोज करो R1 है, R2 है, R3, तो एंड टू एंड जुड़े हुए हैं। इसके एक एंड से दूसरा जुड़ गया, इसके एंड से दूसरा जुड़ गया, इसे बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। दूसरा होता है, ये एक पॉइंट है प्लस का, ये एक माइनस का है, एक चार्ज इससे ऐसे यहाँ पे जुड़ गया, दूसरा चार्ज इससे यहाँ पे ऐसे जुड़ गया, और तीसरा चार्ज उस पर ऐसे ऐसे यहाँ पे जुड़ गया। एक माइनस का पॉइंट है, एक प्लस, यानी कि पॉइंट से जुड़े हुए हैं, इसे बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर एंड टू एंड जुड़े हुए हैं तो इसे सीरीज बोलते हैं, और इस तरीके से अगर जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसका प्लस इस प्लस से आ जाएगा, इसका माइनस इससे आ जाएगा, ये एंड टू एंड नहीं जुड़े हुए। तो ये जो एमीटर है ये सीरीज में लगता है, एंड टू एंड लगता है यानी कि। और ये वोल्ट मीटर जो है, सपोज करो हमारा सर्किट ये है और हमें वोल्ट मीटर लगाना है, तो हमें ऐसा लगाना पड़ेगा, ऐसे ऊपर वोल्ट मीटर को इस तरीके से, ठीक है। ये पैरेलल लगेगा इससे, ये सीरीज में नहीं। और अगर एमीटर इसमें लगाना है तो एमीटर हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, इस तरीके से लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये यहाँ लगाना पड़ेगा, ये ऊपर लगाना पड़ेगा अलग से ही। बताओ भाई। रेड वाला इसमें आ रहा है या नहीं? रेड वाला, ठीक है। ओम्स लॉ, ये एक सीबीएसई का इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के नज़रिए से, ठीक है। ओम्स लॉ ये कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है ही, ये आपको पता ही है, अभी हमने बताया ये फ्री इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है। इसे हमने किससे जोड़ दिया? एक बैटरी से जोड़ दिया, ये बैटरी से हमने इसे जोड़ दिया। बैटरी में क्या है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस है, ये तो है इसमें, वोल्टेज तो है इसमें, इसके बगैर तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो हो नहीं पाने का। तो यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे अब अगर मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट, तो
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगती है, मैंने बताया था, जो फ्लो करती है इसे प्लस माइनस की वजह से। तो एक यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे इस डायरेक्शन में, प्लस की डायरेक्शन में, करेंगे या नहीं करेंगे? अरे करेंगे या नहीं करेंगे? अब ये फ्लो कर रहे हैं इधर 5 वोल्ट पे। सपोज करो कोई करंट पास हो रही है इसमें, अगर हमने इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया, भाई अभी मैंने एक आपके पास डायग्राम बनाया था ये वाला, यहाँ बीच में हमने इसे ऐसे जोड़ रखा। अगर पानी का लेवल ये है, बहुत कम अंतर है, तो कम पानी इसमें जाएगा और हल्के हल्के फ्लो में जाएगा या नहीं? यानी कि पानी का फ्लो धीरे धीरे होगा। लेवल में अगर कम अंतर है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर कम है, 5 वोल्ट है, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक करंट पास होगी। लेकिन अगर आपने इस लेवल को ज़्यादा कर दिया तो जो फ्लो है पानी का इसमें जाने का, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपने देखा यहाँ पे, अगर ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाए आपकी नहर की जाल पे, तो उसका फ्लो कैसा है? अगर कम पानी इकट्ठा हो रहा है, जैसे नहर मर जाती है तो कम पानी इकट्ठा हो, तो फ्लो भी देख लेना आप, ये आपको वहाँ से समझ में आ जाए। ऐसे ही इलेक्ट्रिक ये क्या है, वोल्ट का है। जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहाँ पे कम होगा तो कम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, अगर ज़्यादा डिफरेंस होगा तो ज़्यादा फ्लो करेगी। तो कहने का मतलब इस एक्टिविटी से हमें पता चला भैया ये तो आई इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा आप कर दोगे इलेक्ट्रिक करंट उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई ना? वैल्यू बढ़ा करके देख लो तो आपको पता भी लगेगा, अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सब चीज़ें हमें पता लगेंगी, ठीक है? अदरवाइज यहाँ पे ऐसे पता चलेगा। अब आप ये भी जानते हैं कि अगर हमें इसके इक्वल करना हो तो भाई एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, विदाउट कांस्टेंट तो काम चलता नहीं है। हमने ये वाला कांस्टेंट लगा दिया R। ये R कहाँ से और क्या है? ये कांस्टेंट है और इस वैल्यू को बोलते हैं भाई रेसिस्टेंस है ना? ये इसके तो रेसिस्टेंस क्या है? R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये हमें यहाँ से पता चला। और इस R की जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। किसके लिए रहती है? एक मटेरियल के लिए। अगर सपोज करो आपने लोहे का कोई तार लगा रखा है, इसमें क्या रखा ओम्स लॉ में कि अगर फिजिकल कंडीशन चेंज ना करें, आपने एक तार लगाया तांबे का, उसकी लंबाई 1 मीटर है और उसकी मोटाई 1 है, जो भी है, तो वो निश्चित है ना? तो वो जब निश्चित लंबाई का तार है और एक मटेरियल का तार है, अगर उसे ना बदलें, उसकी फिजिकल स्टेट ना बदलें, तो V इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इससे ही हमारे पास ये आया, इनके R एक कांस्टेंट रहेगा अगर तार की कुछ कंडीशन ना बदली जाए। R एक कांस्टेंट है और इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या पता है? अब आप देखेंगे जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक डिफरेंस कहा था, ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाने की कोशिश कर रहा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा था, इसके रास्ते में दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये इसमें क्या मारेगा? टक्कर मारेगा। जब आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में, आप गाड़ी से जा रहे हैं, किसी में ब्रेकर आ गया, किसी में आपने या टक्कर लग गई, तो आपकी स्पीड ज़्यादा होगी कम होगी? तो यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन के रास्ते में अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो क्या हो जाता है? वो उसमें जाकर टक्कर मारता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन की स्पीड थोड़ा सा कम हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कम हो जाती है। किसकी वजह से? रुकावट की वजह से। और वो रुकावट इलेक्ट्रॉन की, और कोई रुकावट ना होती इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इसमें तो बीच में, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर एक रुकावट पैदा हो जाती है, उसे ही बोलते हैं रेजिस्टेंस। और ये नेचर है, ये उस मटेरियल का नेचर है। और किसका? मेटल के अंदर। नॉन मेटल के अंदर तो इस तरीके का कुछ होता, उनका तो रेजिस्टेंस इतना है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन तो रहते नहीं, अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, वो आपस में टक्कर मारते हैं, कुछ होता ही नहीं है। तो उसमें तो रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा हो कि वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो ही नहीं होने देता अपने अंदर से। भाई जो आपके नॉन मेटल्स हैं आर द इंसुलेटर्स। क्यों है वो? 1 मिनट लगेगी। वो क्यों है भाई इंसुलेटर? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ही जा ही नहीं रहे, रास्ता ही नहीं मिल रहा उसे, तो वो इंसुलेटर है। इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो तो हो रहे, तो VR है ये R का मतलब रेजिस्टेंस है, ये टेंडेंसी है, ये एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए। और वैसे अगर आप बताएं रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट,
इज अ कांस्टेंट इन अ कंडक्टर या थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस की वही एक वोल्ट, इसकी तो वोल्ट है ही और इसकी एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर और ओम, और इसका एक निशान भी है भाई इस तरीके से, ये ओम है इसका। ओम की अगर डेफिनेशन देने की कोशिश करोगे, अगर किसी बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है और उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो रही है, क्योंकि 1 वोल्ट एक एम्पियर कम करंट को पास करना चाहेगा और होती है ऐसा, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट ले लोगे तो उसमें 1 एम्पियर की करंट अगर पास होती है तो उस कंडीशन में इसका मतलब है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो ये होगा, रेजिस्टेंस भी कम ही होगा। ठीक है, 1 एम्पियर की करंट पास करने के लिए 1 वोल्ट की बैटरी से जोड़ करके उसके अंदर जो भी रेजिस्टेंस वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा उसे बोलते हैं 1 वोल्ट। ठीक है, एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, रेसिस्टिविटी, ये लास्ट टॉपिक है आज का, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या है? अभी आपके सामने एक डायग्राम बन रहा है। अभी हमने देखा था कि V के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I। अभी ये वाला जो रेजिस्टेंस है R किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? एक तो लेंथ पे करेगा। अगर आपने लंबाई ज़्यादा कर दी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा हो जाएंगे भाई, ज़्यादा हो जाएंगे या नहीं? जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे, ज़्यादा इसमें ट्रैफिक हो जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लंबाई बढ़ने पे बढ़ना चाहिए, निश्चित सी बात है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा रास्ता पार करके जाना पड़ेगा, रुकावटें बहुत है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरी बात, इसका अगर एरिया आप इस वायर को डबल कर देंगे, इसकी जो चौड़ाई है वो आपने डबल कर दी, तो ये जो रास्ता है इसे मिल जाएगा जाने का, इसको इलेक्ट्रॉन का मतलब रेजिस्टेंस एक तरीके से कम हो जाएगा। अगर उसका एरिया बढ़ा देंगे, उस तार का एरिया बढ़ा देंगे तो जगह बहुत सारी मिलेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन आराम से चले जाएंगे, इनके रेजिस्टेंस घटेगा। रेजिस्टेंस घटने का मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों को कंबाइन कर देते हैं भाई, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A, बराबर का निशान अगर लगाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा L/A, रो। ये रो कहाँ से आ गया? R तो हमने देखा कि 2 ही चीज़ पे डिपेंड करता है, एक तो लेंथ पे और एक उसके एरिया पे, 2 चीज़ पे डिपेंड। अब ये तीसरा रो कहाँ से आ गया? रो का मतलब है आपने मटेरियल कौन सा यूज़ करा। ये जो कंडक्टर था इसका मटेरियल क्या है? वो आयरन का है, वो कॉपर का है, वो एल्यूमिनियम का है या और कोई सी मेटल का है? ये तार का मटेरियल है रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टिविटी जो है उस तार की डेफिनेट होती है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में आपको दिखा रखी है, अलग अलग चीज़ की रेसिस्टिविटी का वहाँ पे वैल्यू दिखा रखी है। ये कहने का मतलब, अब ये जो रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। रेसिस्टिविटी मीन्स वो किस चीज़ का बना हुआ है, कांस्टेंट तो है ये, लेकिन उस मेटल का जो मटेरियल है वो क्या है, वो मटेरियल क्या है, कहने का मीनिंग वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि उसकी रेसिस्टिविटी कितनी होगी। समझ में आ रही बात? यानी कि रेजिस्टेंस का अब हमें पता चला 3 बातों पे डिपेंड करती है, एक तो लेंथ पे, एक उसके एरिया पे और एक रेसिस्टिविटी पे। रेसिस्टिविटी मीन्स वो कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर आप इससे निकालना चाहेंगे, रो इज इक्वल टू RA की यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई RA/L, ये है। इसकी रो का भी आपको पता लग जाएगा। अगर लेंथ इसकी 1 मीटर ले लेंगे और इसका एरिया ले लेंगे 1 मीटर स्क्वायर, तो जो भी रेजिस्टेंस इस समय होगा वही रेसिस्टिविटी होगी। रेसिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर होगी, क्योंकि मटेरियल पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो जब लंबाई और एरिया हमने क्या कर दिया, बिल्कुल 1 यूनिट कर दिया, तो उस कंडीशन में R और रो एक दूसरे के बराबर है। यूनिट की अगर बात करेंगे रेजिस्टेंस की, अभी हमने देखा ओम, इसकी मीटर की, इसके एरिया की मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर, मीटर से 1 मीटर कट गया, ओम इंटू मीटर। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, ओम मीटर, जैसे भी आप चाहें।
ये है, आज के लिए इतना ही करेंगे। कल इस चैप्टर में जो बाकी चीज़ें हैं वो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, है ना? ठीक है। उम्मीद करेंगे जो चीज़ें आपको बताई है वो आप इसे अपने घर जा कर के कर लेंगे। एग्ज़ाम नज़दीक है, बगैर मेहनत के भाई होने वाला नहीं है कुछ। सोचो अपने बारे में और सभी के बारे में और उसी के अकॉर्डिंग काम करिए। स्टॉप कर दो भाई।